हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड के इतिहास की, जिसमें हम लोग पंवार वंश को पढ़ रहे हैं। तो पंवार वंश में कल तक हमने पढ़ लिया था पृथ्वीपति शाह के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फतेह शाह के बारे में, और जितने भी आगे आने वाले शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो रहने वाला है, आज हम पंवार वंश को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो अगला हमारा होगा वो गोरखाओं से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फतेह शाह के बारे में बात करें तो फतेह शाह जो था ये पृथ्वीपति शाह के बाद अगला शासक बनता है। फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी बोला जाता था। ठीक है, इसको गढ़वाल का शिवाजी बोला जाता था। अब देखिए ये भी बहुत ही कम उम्र में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इसकी जो संरक्षिका हुआ करती थी, इसकी माता राजमाता कटौची हुआ करती थी। ठीक है, इसकी माता थी जो राजमाता कटौची, वो इसकी संरक्षिका हुआ करती थी। अब देखिए फतेह शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फतेह शाह जैसे अकबर था, अकबर ने क्या करे थे, अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। ठीक है, नवरत्न रखे थे, उसी प्रकार फतेह शाह ने भी अपने दरबार में नवरत्न यानी नवरत्न इसने अपने दरबार में रखे थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए फतेह शाह का जो शासनकाल था उसको गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने कुमाऊं में पढ़ा होगा जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं में स्वर्णकाल माना जाता था, वैसे ही गढ़वाल में फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला गया था। ठीक है, और ये गढ़वाल का जो स्वर्णकाल है इसको बोला किसने था, ये बोला था मतीराम ने। जो इसका काल था फतेह शाह का, इसको क्या कहा था, गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था मतीराम ने। ठीक है, फिर देखिए फतेह शाह के टाइम पर एक फेमस युद्ध होता है जिसको हम लोग भेंगड़ी या भंगाड़ी का युद्ध कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो भेंगड़ी का युद्ध इसी के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठीक है, 1689 ईस्वी में क्या हुआ था, इसके टाइम पीरियड पर भेंगड़ी का युद्ध हुआ था। अब देखिए जो ये भेंगड़ी का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में होता है, तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह को आप लोग जानते होंगे, सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे ये। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, भेंगड़ी का युद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो दरबार में दरबारी थे, इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दरबारियों द्वारा रची गई रचनाओं में देखिए फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक एक रचना है, जो श्री जटाधारी द्वारा रचना इसकी की गई है 1761 ईस्वी में। ठीक है, इनके दरबार में जो रहते थे नवरत्नों में एक थे श्री जटाधारी, जिन्होंने क्या करी है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना करी है। उसके बाद देखिए फतेह शाह यशोवर्णन नामक एक रचना है जो लिखी है रामचंद्र कंडियाल ने। ठीक है, रामचंद्र कंडियाल की रचना है फतेह शाह यशोवर्णन। फिर देखिए फतेह प्रकाश या फतेह शाह नामक एक और इसकी रचना है, ये लिखी है रत्न कवि ने। ठीक है, एक रत्न कवि हुआ करते थे जिन्होंने क्या लिखी है, फतेह प्रकाश या फतेह शाह नामक एक रचना लिखी है। फिर देखिए एक फेमस है वृत्त कौमुदी और राजराज ग्रंथ। ठीक है, वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी में और राजराज ग्रंथ ये दोनों किसने लिखी है, मतीराम ने लिखी है। ठीक है, ये वही मतीराम है जिन्होंने क्या कहा था, इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। तो इन्होंने 1701 ईस्वी में क्या करी थी, वृत्त कौमुदी नामक रचना लिखी थी। फिर देखिए एक और रचना है वृत्त विचार करके, जो लिखी है कवि राज सुखदेव ने। ठीक है, कविराज सुखदेव ने क्या लिखी है, वृत्त विचार नामक एक रचना लिखी है। इसके बाद देखिए भूषण है, मतीराम है तथा नीलकंठ है, ये फतेह शाह के दरबार में आए हुए थे। ठीक है, ये तीन जो कवि थे फतेह शाह के दरबार में आए हुए थे, भूषण हो गए, मतीराम हो गए और नीलकंठ हो गए। ये कहानीकार और कवि जो थे ये फतेह शाह के दरबार में आए हुए थे। फिर देखिए फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति क्या करा था, मुद्रा लेख लिखवाया था। अब आपने पढ़ा होगा तो जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने क्या करा था, अपने जो सिक्के हुआ करते थे उस पर मुद्रा लेख लिखवाया था। उसी प्रकार फतेह शाह ने भी क्या करा था, मुद्रा लेख लिखवाया था। फिर देखिए फतेह शाह ने पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया था। अब देखिए जो फतेह शाह थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा, बिलासपुर के एक राजा हुआ करते थे भीमचंद। ठीक है, भीमचंद के एक पुत्र हुआ करते थे, उनसे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, देखिए दून घाटी में गुरुद्वारा बनाने हेतु 3 गांव इन्होंने क्या करे थे, दान में दिए थे। और वो 3 गांव कौन कौन से थे, एक था खुड़बुड़ा, दूसरा था राजपुर, तीसरा था चामासारी। ठीक है, ये 3 गांव किसने दान करे थे, फतेह शाह ने दान करे थे गुरुद्वारा बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए फतेह शाह के बाद हम लोग अगला शासक पढ़ते हैं प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो देखिए प्रदीप शाह का जो शासनकाल चलता है 1717 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक, काफ़ी लंबा शासनकाल इसका चलता है। इसके पिता का नाम था दिलीप शाह, ठीक है, दिलीप शाह इसके पिता का नाम था। और जो इसकी संरक्षिका हुआ करती थी वो इसकी राजमाता कनकदेई हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? कनकदेई जो इसकी राजमाता थी वो इनकी संरक्षिका हुआ करती थी। फिर देखिए प्रदीप शाह के टाइम पर कुछ इसके वजीर हुआ करते थे, जिनमें चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट नामक इसके क्या हुआ करते थे? वजीर हुआ करते थे। और इसके दरबार में बख्शी भी हुआ करते थे, जिनका नाम था विद्याधर डोभाल, ठीक है। फिर देखिए इनके कुछ दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख थे मेधाकर शर्मा, जिनकी रचना है रामायण प्रदीप, ठीक है। प्रदीप शाह के जीवनी पर या फिर इनकी आत्मकथा बोल सकते हैं, तो रामायण प्रदीप लिखी गई है मेधाकर शर्मा के द्वारा, जो इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। अब देखिए इनके दरबार में कुछ षड्यंत्र भी थे। दरबारी षड्यंत्रों में जो पंच भाई कठेत थे ये मुख्य रूप से थे, ठीक है। अब देखिए जो मोलाराम तोमर जी थे इन्होंने इसको संरक्षण दिया था, ठीक है। मोलाराम जी को संरक्षण किसने दिया था? ये दिया था प्रदीप शाह ने, ठीक है। अब देखिए सिखों ने क्या करा था? दून घाटी पर 2 बार आक्रमण करा था, ठीक है। दून घाटी पर 2 बार आक्रमण करा था 1778 ईस्वी में। उस टाइम पे शासन चल रहा होता है ललित शाह का। अब ये मैं इसलिए बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे। देखिए प्रदीप शाह के समय 1743 ईस्वी में क्या होता है? कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण होता है अली मोहम्मद के नेतृत्व में, ठीक है। अली मोहम्मद के नेतृत्व में क्या होता है? रोहिलों का आक्रमण होता है कुमाऊं क्षेत्र पर। अब देखिए प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ जो चंद शासक था इसकी सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? प्रदीप शाह ने कल्याण चंद जो चतुर्थ थे चंद शासक, इनकी सहायता करी थी। अब देखिए प्रदीप शाह का जो दीवान हुआ करता था रघुपति चौथा, इनका जो कार्यकाल चंद एवं पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रदीप शाह का जो शासनकाल था ये किस लिए जाना जाता है? चंद और पंवारों की मित्रता के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ललित शाह के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगला शासक जो हमारा होगा ये ललित शाह होगा। अब देखिए ललित शाह के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था? सिखों ने दून घाटी पर 2 बार आक्रमण करा था 1778 ईस्वी में, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अब 1772 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। अब देखिए जो ललित शाह थे इनके समकालीन चंद शासक कौन हुआ करते थे? दीपचंद हुआ करते थे, ठीक है। दीपचंद के टाइम पीरियड ही क्या हुआ था? चंदों की शक्ति क्षीण हुई थी, कमजोर हुई थी। अब देखिए ललित शाह के समय क्या हुआ था? सिखों का आक्रमण हुआ था देहरादून पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बार आक्रमण हुआ था 1778 ईस्वी में, ठीक है। 1775 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी में 2 बार क्या होता है? सिखों का आक्रमण होता है। अब देखिए इसी के टाइम पीरियड पर क्या होता है? सिरमौर का युद्ध होता है सिखों और ललित शाह के बीच में, ठीक है। सिरमौर का युद्ध पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ, तो सिखों और ललित शाह के बीच में हुआ था। इसके बाद देखिए हर्षदेव जोशी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्षदेव जोशी ने क्या करा? ललित शाह को कुमाऊं पर अभियान करने का आमंत्रित किया था, ठीक है। हर्षदेव जोशी को आप लोगों ने कुमाऊं में पढ़ा था, कुमाऊं वंश में पढ़ा था आपने, जो चंद बड़े थे। तो देखिए हर्षदेव जोशी ने क्या करा? ललित शाह को निमंत्रण दिया कि आप आइए कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए। तो ललित शाह क्या करता है? बाद में कुमाऊं पर आक्रमण करता है, जिसको हम लोग जानते हैं बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है। बगवाली पोखर के युद्ध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था ये 1779 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1779 में क्या होता है? बगवाली पोखर का युद्ध होता है। ये किस किस के बीच में होता है? ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में, ठीक है। जो चंद शासक मोहन चंद हुआ करता था उस टाइम पे, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? बगवाली पोखर का युद्ध होता है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1779 ईस्वी में। ललित शाह इस युद्ध में जीत जाता है, मोहन चंद इस युद्ध में हार जाता है। अब देखिए युद्ध जीतने के बाद जो प्रद्युमन शाह था, यानी ललित शाह का पुत्र, ठीक है। ललित शाह का पुत्र प्रद्युमन शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। ललित शाह क्या कर देता है? अपने छोटे पुत्र यानी प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है। और प्रद्युमन शाह कुमाऊं पर कितने वर्षों तक यहाँ पर अपना राजकाज चलाता है? 1779 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक ये क्या करता है? यहाँ पर अपना राजकाज चलाता है, जब तक क्या हो जाता है? जयकृत शाह की मृत्यु नहीं होती, तब तक ये कुमाऊं पर राजकाज अपना चलाता है। अब देखिए मोहन सिंह इस युद्ध में हार जाता है, तो वो भागकर लखनऊ चले जाते हैं, ठीक है। वो हम कुमाऊं के चंदवंश में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो प्रद्युमन शाह था ये कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया और इसके प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए हर्षदेव जोशी, जिन्होंने क्या करा था? ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। देखिए जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह ने खुद को क्या किया था? दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था, ठीक है।
प्रद्युम्न शाह ने खुद को क्या करा था, दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था। अब देखिए जो प्रद्युम्न शाह थे ये डोट्याली रानी का पुत्र हुआ करता था। इसकी जो माता थी वो डोट्याली थी यानी नेपाल की थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ललित शाह के जो पुत्र हुए इनमें प्रथम थे जयकृत शाह, फिर प्रद्युम्न शाह, फिर पराक्रम शाह, फिर प्रीतम शाह। इसके 4 पुत्र हुआ करते थे ललित शाह के। जो बड़ा पुत्र था जयकृत शाह ये बाद में ललित शाह के बाद गढ़वाल की गद्दी पर बैठेगा। प्रद्युम्न शाह को इसने क्या किया है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया है। ठीक है, अब देखिए ललित शाह के बारे में देखें तो ललित शाह की मृत्यु कब हो जाती है, हवालबाग के तुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया से हो जाती है। ठीक है, एक जगह होती है हवालाबाग या हवालबाग, यहाँ के एक दुल्लड़ी नामक स्थान होता है, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। अब इसकी मृत्यु हो गई तो गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका सबसे बड़ा पुत्र बैठेगा जयकृत शाह। ठीक है, 1780 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु के पश्चात 1780 ईस्वी में क्या होता है, जयकृत शाह गद्दी पर बैठता है। अब देखिए जो प्रद्युम्न शाह था इसका छोटा भाई, तो प्रद्युम्न शाह तो डोट्याली रानी का पुत्र होता है, लेकिन जयकृत शाह किसका बेटा होता है, क्योंठली रानी का पुत्र होता है। ठीक है, क्योंठली रानी का पुत्र होता है। अब देखिए जयकृत शाह के दरबार में 2 दल रहते थे। ठीक है, इसके 2 दरबारी दल हुआ करते थे, जिनमें पहला दल हुआ करता था खंडूरी दल, दूसरा दल हुआ करता था डोभाल दल। ठीक है, इसके दरबार में कितने दल थे, 2 दल थे, जिनमें पहला था खंडूरी दल, दूसरा था डोभाल दल। खंडूरी दल में बात करें तो इसमें नित्यानंद खंडूरी इनके फौजदार हुआ करते थे। डोभालू में बात करें तो कृपाराम डोभाल इनके मुख्तार हुआ करते थे। ठीक है, कृपाराम डोभाल क्या हुआ करते थे, मुख्तार हुआ करते थे। खंडूरी दल में नित्यानंद खंडूरी इनके फौजदार हुआ करते थे, और जो इनके वजीर हुआ करते थे वो थे जयदेव डंगवाल। ठीक है, जयदेव डंगवाल इनके क्या थे, वजीर थे। अब देखिए जयकृत शाह के बारे में बात करें तो जयकृत शाह ने सहायता के लिए किसको बुलाया, सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भेजा था। ठीक है, सहायता के लिए इसने क्या करा था, अपनी सहायता के लिए सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने किसमें मदद करी थी, कपरौली के युद्ध में जयकृत शाह की मदद करी थी। अब देखिए कपरौली का युद्ध किस किस के बीच में होता है, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। ठीक है, कौन हराता है, जयकृत शाह हराता है। अब देखिए इनके जो 2 भाई होते हैं प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह, और एक होते हैं विजयराम नेगी जी। इन तीनों ने क्या करा, एक संयुक्त सेना बनाई और जयकृत शाह के खिलाफ इन्होंने युद्ध कर दिया, अभियान छेड़ दिया। ठीक है, किन किन ने, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और विजयराम नेगी ने, इनकी संयुक्त सेना ने। लेकिन अब देखिए जो जयकृत शाह थे इन्होंने मदद ली, किससे मदद ली, जो सिरमौर के राजा जगत प्रकाश हुआ करते थे, क्योंकि इनको सहायता की जरूरत पड़ी, क्योंकि 3 संयुक्त सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, 3 संयुक्त सेना ने इन पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, जिसकी इनको सहायता की जरूरत पड़ी। सहायता के लिए इन्होंने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ गए, राजदूत भिजवाया, जगत प्रकाश से इन्होंने क्या करी, सहायता प्रदान करी। तो सहायता से, सिरमौर के राजा जगत प्रकाश की सहायता से इन्होंने क्या करा, इन तीनों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, कपरौली के युद्ध में इन्होंने हराया था। ठीक है, अब देखिए जो जयकृत शाह थे, जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने क्या करा था, इनको राखी नामक कर दिया करता था। ठीक है, जो जयकृत शाह था वो क्या करता था, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए इनको राखी नामक एक कर दिया करता था, जो कितना होता था, उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है, उपज का 1/6 भाग होता था। अब देखिए 1786 ईस्वी में क्या होता है, 1786 में क्या होता है, जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन को अंत कर दिया। ठीक है, जयकृत शाह ने क्या कर दिया, 1786 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर में अपना जीवन त्याग दिया था। ठीक है, मरते मरते इसने प्रद्युम्न शाह एवं पराक्रम शाह को श्राप दिया था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह एवं पराक्रम शाह को इसने क्या करा था, श्राप दिया था। ये दोनों किसके भाई थे, जयकृत शाह के भाई थे। ठीक है, पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह इसके छोटे भाई थे। अब ये श्राप क्यों देता है, आपको पता चल गया होगा। श्राप इसलिए देता है क्योंकि इन्होंने इसके खिलाफ ही अभियान करा था। ठीक है, अपने बड़े भाई के खिलाफ ही इन्होंने क्या करा था, विद्रोह करा था। अब देखिए जब जयकृत शाह मर जाता है तो 1786 ईस्वी में जो प्रद्युम्न शाह था ये कुमाऊं की गद्दी छोड़ देता है, और कुमाऊं की गद्दी छोड़कर वापस गढ़वाल लौट जाता है, और गढ़वाल में यहाँ पर अपनी गद्दी संभालता है। ठीक है, 1786 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक क्या करता है, प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है। अब देखिए
1789 से लेकर 1786 ईस्वी तक ये कुमाऊं का शासक रहा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ, रोहिलों का द्वितीय आक्रमण हुआ, यानी इसको द्वितीय रोहिला आक्रमण भी जाना जाता है। ठीक है, और जो रोहिलों के तरफ से जो नेतृत्व किया था वो सेनापति गुलाम कादिर ने किया था, और ये युद्ध हुआ था 1786 ईस्वी में। ठीक है, 1786 में हुआ था द्वितीय रोहिला आक्रमण। अब देखिए प्रद्युमन शाह को बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इसको गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको क्या किया गया था, गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। अब देखिए प्रद्युमन शाह के समय जो इसके राज्य के मंत्री हुआ करते थे वो रामी व खंडूरी भाई हुआ करते थे। कौन कौन हुआ करते थे राज्य मंत्री, रामी व खंडूरी भाई इसके राज्य मंत्री हुआ करते थे। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, 1791 ईस्वी में गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण होता है। कब होता है, 1791 ईस्वी में गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में जो प्रद्युमन शाह था वो हार जाता है। ठीक है, प्रद्युमन शाह इस युद्ध में हार जाता है। हारने के पश्चात ये क्या करता है, लंगूरगढ़ की संधि करता है। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि करता है, जिसमें क्या होता है, गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में एक संधि होती है कि प्रद्युमन शाह को प्रति वर्ष यानी वार्षिक दर से 25,000 रुपये वार्षिक दर से क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से इनको क्या करना पड़ता था, गोरखाओं को टैक्स देना पड़ता था। तो ये लंगूरगढ़ की संधि हो गई। इसके पश्चात गोरखाओं ने इस संधि में कहा था कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमको प्रति वर्ष कितना रुपया देना, 25,000 रुपये प्रति वर्ष देना, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन देखिए 1795 ईस्वी में क्या हो जाता है, गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ जाता है। ठीक है, कब, 1795 ईस्वी में क्या हो जाता है, गढ़वाल में सूखा यानी भयंकर अकाल पड़ जाता है, जिसमें गढ़वाल में इसको क्या कहा जाता है, इकावनी बावनी कहा जाता है। अब आपको कहीं पर इकावनी बावनी किसे कहा जाता है या इकावनी बावनी की घटना कब हुई थी ऐसा भी पूछा जाता है। तो इकावनी बावनी की जो घटना हुई थी ये होती है 1795 ईस्वी में। ठीक है, इकावनी बावनी इसलिए कहा गया था इसको क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा संवत चल रहा था उसमें संवत में 1851-52 चल रहा था। ठीक है, जो हमारा संवत चल रहा था विक्रम संवत उसमें 51-52 चल रहा था, इस कारण इसको इक्यावनी बावनी कहा गया। ठीक है, तो देखिए क्या 1851-52 संवत के हिसाब से और 1795 ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो यहाँ गढ़वाल में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ गया। ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाकर गोरखा फिर दोबारा आक्रमण करने की तरकीब बनाते हैं। और इतना ही कम नहीं हुआ था, 1803 ईस्वी में और क्या हो जाता है, गढ़वाल में भयंकर भूकंप आ जाता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा भूकंप था। ठीक है, सबसे बड़ा भूकंप था 1803 ईस्वी में गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो गोरखा दल थे, गोरखा लोग थे, गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। अब गोरखाओं के तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, इनके नेतृत्व पर आपदाग्रस्त गढ़वाल पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया। ठीक है, अब 1803 ईस्वी में इतना भयंकर भूकंप आया कि गढ़वाल आपदाग्रस्त हो गया, इनकी हालत बहुत ही बेकार थी। तो इसी का फ़ायदा उठाकर गोरखाओं ने, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जबकि इससे पहले इनकी लंगूरगढ़ की संधि हुई थी जिसमें 25,000 रुपये वार्षिक दर से हर वर्ष इनको टैक्स पे करते थे। लेकिन इसके पश्चात ही गोरखा लोग इतने क्रूर थे कि इन्होंने संधि होने के पश्चात भी क्या कर दिया, गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण कर दिया 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करा, लेकिन इस बार भी वो पूरी तरीके से इस युद्ध में मतलब इस बार भी सफल नहीं होते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं वो होते हैं 14 मई 1804 ईस्वी में। ठीक है, 14 मई 1804 ईस्वी को क्या होता है, खुड़बुड़ा यानी देहरादून के खुड़बुड़ा में, खुड़बुड़ा के मैदान में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। अब ये खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच में होता है। एग्जाम में बार बार बनने वाला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 ईस्वी को होता है खुड़बुड़ा के युद्ध मैदान में। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में ये युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में गोरखा लोग जीत जाते हैं, प्रद्युमन शाह क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो प्रद्युमन शाह का पुत्र था प्रीतम शाह, इसको गोरखाओं ने बंदी बना लिया। क्या कर लिया, प्रीतम शाह को बंदी बना लिया। लेकिन जो इसका दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह, ये हरिद्वार भाग जाता है। क्या कर लेता है, हरिद्वार भाग जाता है।
और हरिद्वार भागने के बाद ये काफ़ी टाइम हरिद्वार के कनखल में और काफ़ी जगह ये अपना निवास करता है, छुप छुप के वहाँ पर रहने लगता है। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सुदर्शन शाह था, ये जो अंग्रेजी एक सेनापति बोल सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इससे मिलता है, ठीक है, इससे मिलता है। तो इसी के कहने पर अक्टूबर 1814 ईस्वी में, ठीक है, 10 साल बाद 1814 ईस्वी में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इन्होंने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया, गढ़वाल के लिए भेज दिया, ठीक है, यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। गढ़वाल में जब क्या करते हैं, अंग्रेज लोग आक्रमण करते हैं गोरखाओं पर, तो क्या क्या चीज़ें हुई थी वो हम गोरखा वाले सेशन में और अंग्रेजों वाले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था जो पवार वंश था। उसके बाद जो सुदर्शन शाह है वो टिहरी रियासत को 1815 ईस्वी में क्या करेगा, टिहरी रियासत का निर्माण करेगा, टिहरी रियासत बसाएगा टिहरी में। तो वो हम टिहरी रियासत को अलग से करेंगे। तो देखिए इसमें गोरखाओं से रिलेटेड, पवारों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब एक पुस्तक है गढ़गीता संग्राम, जो लिखी है मौलाराम ने। कभी कभी एग्जाम में बनता है गढ़गीता संग्राम के लेखक कौन है, तो ये है मौलाराम। एक और है गढ़िका नाटक, गढ़िका नाटक भी किसने लिखी है, मौलाराम ने लिखी है। अब देखिए गढ़वाल का हुमायूं किसको बोला जाता है, प्रद्युमन शाह को कहा जा सकता है, ठीक है, गढ़वाल का हुमायूं इसको कहा जा सकता है। अब देखिए पवारों की जो कुछ व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पवारकालीन व्यवस्थाओं को देखें तो गढ़नरेश जो इसके टाइम पर होते थे वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गढ़नरेश क्या होता था, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब जो गढ़नरेश होते थे इनके पुत्रों को क्या कहा जाता था, तो इनके पुत्रों को युवराज या टीका या कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था, टीका कहा जाता था, या फिर कुमार इनको कहा जाता था। अब देखिए गढ़नरेशों के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो कौन होते थे, वो होते थे दीवान या वजीर, इनको बोला जाता था। ये क्या होते थे, गढ़नरेश के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। अब देखिए गणराज्य का जो सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था जो होता था मुख्तार, ठीक है। गणराज्य का जो सर्वोच्च मंत्री होता था मुख्तार, या फिर इसको दीवान कहा जाता था, ठीक है, मुख्तार या दीवान होता था। दीवान के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो दफ्तरी होता था, उसके बाद होता था फौजदार, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये चलती थी। अब देखिए प्रत्येक परगने के लिए सैनिक शासक को फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रत्येक जो परगने होते थे उसके जो सैनिक शासक होते थे उनको फौजदार कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग पवारों की जो स्थिति थी उसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पर लोकेट करते हैं पवारों को, ठीक है, यहाँ पर पवारों की जो चल रही थी गढ़ राजवंश यहाँ पर चल रहा था, तो इसके ठीक ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में चंदों का शासनकाल चल रहा था। इस एरिया में क्या था, चंद चल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ देखिए तो यहाँ पर रोहिला, सिख और मुगल यहाँ पर थे, ठीक है। और तिब्बत के यहाँ ऊपर नॉर्थ की साइड को, उत्तर की साइड को तिब्बत थे। तिब्बत वाला जो तिब्बती एरिया था ये यहाँ था, ठीक है। और सिरमौर के साइड यहाँ पर मतलब वेस्ट के साइड पर सिरमौर वाला राज्य चल रहा था। तो इस तरीके से पवारों को चारों तरफ से मतलब इन पर आक्रमण हुआ करते थे, ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ से इन पर क्या हुआ करते थे, आक्रमण हुआ करते थे, जिसके कारण ही इनकी शक्ति क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी। फिर देखिए ख्वास ख्वासिम क्या होते थे इनके टाइम पीरियड पर, तो ख्वास ख्वासिम उनको बोला जाता था जो इनके सेवक सेविकाएं होती थी, ठीक है। सेवक सेविकाओं को ख्वास ख्वासिम बोला जाता था। सोदी क्या होते थे, राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले को सोदी कहा जाता था, ठीक है। चंड क्या होते थे, चंड होते थे संदेश वाहक, जो इनके संदेश वाहक होते थे इनको चंड बोला जाता था। अब देखिए जो ये शब्दावलियां हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, ठीक है। ग्राम इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी। जो ग्राम का मुखिया होता था उसको प्रधान कहा जाता था, ठीक है। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, प्रधान कहा जाता था। अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन बना था इसी साल, फॉरेस्ट गार्ड 2023 में एक क्वेश्चन बना था, सुपकारपति क्या होता था, ठीक है। क्या क्या बना था, सुपकारपति, ठीक है। इस तरीके से, तभी मैं बोल रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सुपकार पति क्या होता था, राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना सोदी क्या होते थे, राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले होते थे, वैसे ही सुपकार पति क्या होते थे, राजकीय भोजनालय के जो प्रभारी होते थे उनको सुपकार पति कहा जाता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब जो हमारा अगला सेशन आएगा वो आएगा गोरखा शासन के बारे में। देखिए 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध जीतने के बाद 1804 ईस्वी में गढ़वाल पर क्या हो जाता है, गोरखाओं का शासन हो जाता है। और हमने पढ़ा था 1790 ईस्वी में गोरखाओं का कहाँ हुआ था,
था, कुमाऊं पर शासन हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग गोरखाओं के उसमें साथ में पढ़ेंगे, कुमाऊं पर भी गढ़वाल पर भी, ठीक है। तो गोरखा शासन जो आएगा हमारा अगले सेशन में आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।